रितेश, अग्रवाल की लाइफ जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल है नहीं। वो सिर्फ बड़ा भाई नहीं है, वो अग्रवाल इंडस्ट्रीज का नया मालिक है। शंकर जी ने रिटायरमेंट लेकर सारा कारोबार रितेश को संभालने दिया। रितेश ने भी उन्हें निराश नहीं किया। 6 महीनों के अंदर अंदर प्रॉफिट्स 2 गुना कर दिया, एम्प्लॉयज भी बढ़ा दिया। अब वो अपना नया प्रोजेक्ट इंदौर में शुरू करने वाला था। अवंतिका का पति रचित इंदौर से है, इसीलिए इस नए प्रोजेक्ट पर उसने भी मदद की। 33 साल की उम्र में रितेश को कोई जल्दी नहीं थी शादी करने की, लेकिन घर वाले कहाँ सुनते हैं। प्रेशर बढ़ाए जा रहे थे। फ़ोन पर जब भी बात होती सिर्फ लड़की के फोटोज भेजते और उसके बारे में बोलते। रितेश इतना थक गया कि घर पर बात करना कम कर दिया। इंदौर में अकेले रहकर खुश था। ऐसे नहीं है कि रितेश की लाइफ में लड़कियों की कमी है, उसकी भी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, लेकिन एक लड़की ने सबसे ज़्यादा उसे हर्ट किया है। त्रिशा मिश्रा बेंगलुरु की रहने वाली है। रितेश के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों डेट करते करते इतने सीरियस हो गए कि रितेश ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, पर त्रिशा ने मना कर दिया। उसका कहना था कॉलेज के बाद वो इंडिया से बाहर जाना चाहती है, इसीलिए शादी नहीं करनी। इस बात को हुए 10 साल हो गए, लेकिन रितेश कभी त्रिशा को भुला नहीं पाया। त्रिशा के बाद भी गर्लफ्रेंड बनी थी, लेकिन किसी ने भी रितेश के दिल को नहीं छुआ। अब तो रितेश ने उम्मीद ही छोड़ दी कि कोई उसे मिलने वाली है। एक दिन काम करते करते उसे घर से कॉल आया। जब नहीं उठाया, उसकी मॉम ने मैसेज किया, प्लीज़ जल्दी घर आ जा, पापा की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया है। मैसेज पढ़ते ही रितेश से रहा नहीं गया और वो अगली फ्लाइट लिए बेंगलुरु आ पहुंचा। डायरेक्ट हॉस्पिटल गया तो वहां पता चला कि उसके पापा को सीने में दर्द हो रहा था, इसीलिए डॉक्टर के पास ले आए। डॉक्टर ने चेक किया और कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका दिल अब कमज़ोर होते जा रहा है। बुढ़ापे में ऐसा होता है। क्या हम पापा से मिल सकते हैं? रितेश ने पूछा। हाँ हाँ, मिल सकते हैं, लेकिन एक एक करके, डॉक्टर ने कहा और चले गए। सबसे पहले शालिनी जी, रितेश की माँ, अंदर गईं। फिर रितेश अंदर गया। उसके पापा काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और चेहरे पर उदासी थी। पापा, क्या हुआ? रितेश ने पूछा। रितेश का सवाल सुन शंकर जी की आंखें गीली हो गई। तुम शादी कब करोगे? उसके पापा ने पूछा। पापा, अभी नहीं, प्लीज, आप डिस्चार्ज होकर घर आओ, फिर बात करते हैं। रितेश बोला, नहीं, मुझे अभी जानना है, शंकर जी ने जोर से कहा। पापा प्लीज, आप स्ट्रेस मत लो। रितेश उन्हें शांत करने लगा। पास रखे गिलास के पानी को पीला। शंकर जी से कहा, पापा अपना ख्याल रखो। रितेश ने कहा। खांसते हुए उसके पापा ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ रखी है। क्या? रितेश चौंक गया। हाँ, बहुत अच्छे घर की है, तुम्हें समझ भी लेगी, तुम अब उसी से शादी करोगे, उसके पापा ने कह दिया। पापा प्लीज, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ, तो कैसे शादी कर लूँ? रितेश ने पूछा। तुम्हें यह पहले ही सोचना चाहिए था। जब से कंपनी संभालनी शुरू की है, तब से घर नहीं आते, फ़ोन नहीं करते, ना गर्लफ्रेंड है ना बीवी। हमें भी तुम्हारी चिंता होती है, इसीलिए हमने खुद एक लड़की को देख डिसाइड किया है। उनके पापा से भी वादा कर दिया है। कल हम लड़की देखने जा रहे हैं। शंकर जी बोले, डैड, ये गलत है। रितेश चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें इतने दिन अकेले रहने दिया, ये हमारी गलती है, अब और नहीं। तुम्हें मेरी और तुम्हारी माँ की कसम है, अगर इस लड़की से शादी नहीं की तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा, मर जाऊँगा। शंकर जी ने धमकी दी। अपने पापा की धमकी सुन रितेश की बोलती बंद हो गई। पापा प्लीज, इतना ही कह पाया। नहीं रितेश, बहुत सुन लिया तेरी। तू 33 साल का हो गया है, तुम्हारे सारे दोस्तों की शादी और बच्चे भी हो गए हैं, और तुम यहीं बैठे हो। शंकर जी ने कहा। रितेश अपनी आंखें बंद, गुस्सा कंट्रोल कर पूछा,
कब जाना है उनके घर? मुस्कुराकर शंकर जी बोले, अगर आज मैं डिस्चार्ज हो गया तो कल सुबह ही चलते हैं। ठीक है, कहकर रितेश वहां से चला गया और शाम तक शंकर जी की डिस्चार्ज भी किया गया। रितेश ने अपनी से सारी बात कह दी, लेकिन उन्होंने शंकर जी का साथ दिया। उनका कहना था, अगर तुमने अब शादी नहीं की तो मेरा भी मरा मुंह देखोगे। अपने पेरेंट्स से ऐसी बातें सुन रितेश इतना दर्द हुआ कि खुद को कमरे में बंद कर लिया। अगली सुबह जब जाना था तब भी सिंपल से कपड़े पहन बाहर आया। शंकर जी और शालिनी जी बहुत खुश थे रितेश के लिए। रितेश न चाहते हुए भी अपने पेरेंट्स के साथ लड़की देखने चला गया। आइए आइए, आपका स्वागत है, कहकर प्रकाश शेट्टी ने उन्हें घर के अंदर बुलाया। नमस्ते प्रकाश जी, शंकर जी ने कहा। और बेटा, रितेश के साथ अंदर आ, सोफे पर जा बैठ। रितेश को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। लड़की देखना और एक ही झलक में हाँ या ना कहना बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल लग रहा था उसे। लड़की को पहले जानना चाहता था, उसके साथ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन उसके पापा ने सब कुछ बदल दिया। प्रकाश जी की धर्मपत्नी वैशाली शेट्टी जी बाहर आई और सबको चाय बिस्किट देते हुए नमस्ते कहा। श्लोका कहाँ है? शालिनी जी ने पूछा। मैं अभी बुलाकर लाती हूँ उसे, कहकर वैशाली जी अंदर गईं और अपनी बेटी को बाहर ले आईं। रितेश ने पलटकर लड़की को देखा, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसने सिल्क साड़ी पहन गजरा लगाया था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, फिर भी उसके होठ गुलाबी थे। एक तरह से रितेश को वो भी पसंद आ गई, लेकिन उसे इतनी ट्रेडिशनल लड़की भी नहीं चाहिए थी। जहाँ श्लोका रितेश को देख खुश थी, वहीं रितेश को श्लोका नहीं पसंद आई। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। इन 2 महीनों में श्लोका को जानने का वक्त रितेश को बहुत बार मिला, लेकिन कभी उससे मिला नहीं, फ़ोन पर बात नहीं किया, यहाँ तक कि मैसेज भी नहीं किया। जिस दिन श्लोका को देखने गया वही आखिरी दिन था। फिर इंदौर जाकर काम में बिजी रहा। पूछने पर मीटिंग है, कॉल है या कुछ और बहाने देता। रितेश के घर वाले परेशान हो गए। उससे तो श्लोका को रितेश का नंबर दिया। श्लोका ने उसे 1-2 बार मैसेज करने की कोशिश की। रितेश का हर बार एक ही जवाब होता, मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। यह सब सुनकर श्लोका थक गई और उसने भी कॉल या मैसेज करना बंद कर दिया। जब शादी का मुहूर्त फिक्स हुआ, शंकर अग्रवाल जी ने यानी रितेश से कह दिया कि उसे अपनी शादी में आना ही होगा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। श्लोका ने जब पूछा कि रितेश को शादी करनी है या नहीं, प्रकाश एंड वैशाली जी ने उसे यह कहकर चुप करा कि घर परिवार दोनों अच्छे हैं, फिर क्या टेंशन, साल भर में एक बच्चा पैदा करके दे दो, तुम्हारा पति भी कुछ नहीं कहेगा। उनकी बातें सुन श्लोका को ये सब गलत लगने लगा था, लेकिन उसकी सुनता कौन। शादी के दिन रितेश वक्त और सिंपल सी एक शादी कर दी गई मंदिर में। शादी खत्म कर बहुत और बेटे को घर ले आए शंकर और शालिनी जी। गृह प्रवेश के बाद कुछ रस्में हुई जो रात तक चली। रात को रितेश की सबसे पहले कमरे में भेज दिया, फिर श्लोका की। शर्माती हुई श्लोका जब अंदर आई, उसने देखा रितेश ने सारी डेकोरेशन हटा दी है। अपने कपड़े बदल एक सिंपल सा शर्ट और शॉर्ट्स पहन के श्लोका को देख रितेश ने कहा, शादी से पहले मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अब चुप नहीं रह सकता। ये शादी मैंने इसलिए की क्योंकि घर वालों ने ज़बरदस्ती की। माई लाइफ इज इन इंदौर नॉट हेयर। उसकी बात सुन श्लोका उसे कन्फ्यूज्ड होकर देखने लगी। क्या हुआ? रितेश ने पूछा। आपने अभी अंग्रेजी में क्या कहा? श्लोका ने पूछा। अपनी आंखें बड़ी कर रितेश ने पूछा, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? ना में गर्दन हिला श्लोका बोली, थोड़ी बहुत आती है, टूटी फूटी, सीखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। वाट दी हेल, कहकर रितेश वहीं बेड पर बैठ गया।
और अपने बालों में हाथ डाल गुस्सा शांत करने लगा। इसका मतलब? श्लोका ने पूछा। कुछ नहीं, लेकिन इतना समझ लो, मैं इस शादी को नहीं मानता और ना तुम्हें मेरी पत्नी। मैंने अपना दिल किसी और को दे दिया है। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो इतना याद रखो कि मैं तुम्हारा ना कभी था और ना कभी रहूँगा। रितेश ने हर एक शब्द को साफ साफ बताया। उसकी बात सुन श्लोका की आंखें गीली हो गई। आपने मुझसे शादी क्यों की फिर? श्लोका ने पूछा। घर वालों की जिद थी कि मैं शादी करूं, तो इसीलिए कर लिया। रितेश दूसरी ओर देखते हुए कहा। और आपको मेरी ही लाइफ मिली बर्बाद करने को? श्लोका ने गुस्से में पूछा। सॉरी मिस श्लोका, लेकिन मुझे पापा के सेहत के लिए ये सब करना पड़ा। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो डिवोर्स लेकर इस शादी को तोड़ दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, या फिर मेरे साथ इंदौर चलो, जहाँ कोई पूछेगा नहीं कि शादी असली है या नकली। हम दोनों रूममेट्स के तरह रहेंगे, लेकिन दुनिया के लिए मियाँ बीवी। अगर घर वालों ने बच्चे की मांग की तो IUI करवा लेंगे। इसमें सेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, रितेश ने कह दिया। श्लोका वहीं खड़ी जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए बाथरूम गई और वहीं फर्श पर बैठ गई। उसकी लाइफ इतनी बदल जाएगी ये नहीं सोचा था। उसे तो लगा था रितेश काम में बिजी है, इसीलिए बात नहीं कर रहा। अब तो श्लोका को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने वक्त रहते अंग्रेजी नहीं सीखी? हर कोई आजकल इंग्लिश जानता है, लेकिन श्लोका सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ी थी। कॉलेज में इंग्लिश में सिखाते, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसीलिए श्लोका ने सिर्फ इंग्लिश पढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन बोलना नहीं। श्लोका रात भर बाथरूम में ही बैठी रही। रितेश ने भी आकर कुछ नहीं पूछा। फर्श पर बैठी बैठी सो गई। जब सुबह की किरण उसके चेहरे पर जा गिरी, श्लोका की आंखें खुली और वो बाहर आई। रितेश अपनी जगह पर सोया था। श्लोका उसे देख एकटक निहार रही थी। रितेश हैंडसम तो था, लेकिन दिल उतना ही बेकार था। अपने कपड़े और ब्रश लिए बाथरूम वापस चली गई। नहा धोकर बाहर आई। रितेश तब भी सो रहा था। गीले बालों को सुखा अपने फ़ोन को चेक किया। दोस्त के विशेष पर थैंक यू लिख भेज दिया और कमरे से बाहर किचन में चली गई, जहां शालिनी जी सुबह का नाश्ता बना रही थी। गुड मॉर्निंग माँ, श्लोका किचन में आते हुए बोली। गुड मॉर्निंग, लेकिन इतनी जल्दी क्यों उठ गई? शालिनी जी बोली। थैंक्स माँ, लेकिन घर पर इसी समय उठती हूँ, इसीलिए आदत है। श्लोका ने कहा। अच्छी बात है, लेकिन आज पहला दिन है तो तुम्हारे लिए छुट्टी कल से बना लेना। शालिनी जी बोली। नाश्ते में इडली, वड़ा और श्लोका का बनाया खीर परोस दिया। सबके खाने के बाद शालिनी जी ने पूछा, रितेश तुम्हें खीर कैसी लगी? बहुत अच्छी है माँ, रितेश ने कह दिया। फिर मुस्कुराते हुए शालिनी जी बोली, श्लोका ने बनाया है। यह बात सुनते ही रितेश रुक गया। श्लोका को देख गुड जॉब कहकर वापस वड़ा पाव खाने लगा। खाने के बाद रितेश ने श्लोका से कहा, बेडरूम में आओ प्लीज। श्लोका शालिनी जी से कहकर कमरे में गई। अंदर जाते ही रितेश ने पूछा, तो क्या डिसाइड किया है, डिवोर्स या रूममेट? रितेश की कड़वी बात सुन श्लोका का मन उतर गया और वो बोली, मैं भी आपका साथ चाहती हूँ। ठीक है, फिर अपनी पैकिंग कर लो, आज शाम की फ्लाइट से जा रहे हैं, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। रितेश ये बोलकर वहाँ से चला गया। श्लोका के गाल पर आंसू टपकने लगे, लेकिन आंसू पोंछ बाहर चली आई। जहाँ रितेश अपने पापा से कह रहा था कि उसे आज ही जाना होगा, मंदिर जाने का समय नहीं है, बहुत मीटिंग्स पेंडिंग है। ना नुकुर करते करते उसके पापा मान गए और बहू से भी कह दिया कि वह भी साथ चली जाए। शाम तक दोनों की पैकिंग हो गई। ठीक 5 बजे दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। श्लोका जब भी उसका हाथ पकड़ती रितेश उसे
झटक देता। श्लोका ने कोशिश करना ही बंद कर दिया और रितेश के पीछे पीछे चलने लगी। दोनों गेट्स पर गए और फ्लाइट में चढ़कर इंदौर चले गए। इंदौर का मौसम अच्छा था, लेकिन रितेश का मूड उतना ही चिड़चिड़ा। इंदौर एयरपोर्ट से टैक्सी लिया और रितेश के घर चले गए। रितेश का घर बड़ा था, बेंगलुरु से बड़ा नहीं, लेकिन उसमें 4 कमरे थे। इतने बड़े घर में आप बिल्कुल अकेले रहते हैं? श्लोका किचन और ड्राइंग रूम देखकर बोली, हाँ, लेकिन हमारे घर में एक कुक ऑलरेडी है, तो तुम टेंशन मत लो। चलो, तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। कहकर रितेश उसे ऊपर के कमरे में ले गया और दिखाकर बोला, ये तुम्हारा कमरा है, मेरा या हमारा? कमरे को देखते हुए श्लोका ने पूछा, नहीं, यहाँ सिर्फ तुम रहोगी। मेरा कमरा आखिरी फ्लोर पर है। हम अलग रहेंगे, लेकिन दुनिया के सामने एक। रितेश ने कहा, समझ गई। श्लोका ने धीरे से कहा और कमरे में अपने बैग्स रखने लगी। रितेश अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद किया और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। वहीं श्लोका अपना कमरा सजा रही थी, अपने टेस्ट के हिसाब से। रात बहुत हो गई थी, इसीलिए रितेश ने खाना बाहर से ऑर्डर किया। एक ऑर्डर श्लोका के कमरे में भिजवा दिया और दूसरा खुद खाया। श्लोका को अच्छा नहीं लगा बाहर का खाना, इसीलिए सिर्फ कुछ सेब और संतरे खाकर सो गई। रितेश पूरी रात सो नहीं पाया, करवटें लेता रहा, लेकिन नींद नहीं आई। उसकी जिंदगी क्या से क्या बन गई थी, सोच भी नहीं सकता। अपनी बीवी को पसंद करना तो दूर, उससे नफरत करता था, लेकिन उसकी ही किस्मत उसकी बीवी के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया। यही श्लोका इस सोच में डूबी हुई थी कि आगे लाइफ में करना क्या है। रितेश उसका पति होते हुए भी उसका पति नहीं था। ऐसे इंसान के साथ वो रहना भी नहीं चाहती थी। मुझे मेरा करियर बनाना चाहिए। माना अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन सीख सकती हूँ, कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, शायद रितेश की कंपनी में जॉब मिल जाए। कोशिश करके देखते हैं, श्लोका ने सोचा। सोचते सोचते श्लोका की आंख लग गई और सुबह ठीक 5 बजे उठी, योगा किया और नीचे नाश्ता बनाने गई। चीफ ऑलरेडी घर पर था, लेकिन आज पहला दिन था श्लोका का, इसीलिए उसने खाना बनाया। नाश्ते में पोहा बनाया। दोपहर के रितेश का खाना पैक कर श्लोका ने चीफ को दिया और कहा, यह उन्हें दे देना, बताना मत मैंने खाना बनाया है। जी मैडम, चीफ ने घबराते हुए कहा। मुझे मैडम नहीं, श्लोका दीदी बुलाओ। इस्माइल कर श्लोका ने कहा, जी दीदी। चीफ, जो काफ़ी छोटे उम्र का था, इस्माइल कर बोला। खाना बना श्लोका अपने कमरे में गई, तभी रितेश बाहर आया। खाना लगाने को कहा और न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। जब शेफ ने पोहा परोसा, रितेश के चेहरे पर स्माइल आ गई। वाह, आज मेरा फेवरेट बनाया है। और वो खाने लगा। हाँ, ये इतना टेस्टी क्यों है? किसने बनाया है? रितेश ने पूछा। सर, वो मैंने ही बनाया है। नए टेस्ट के लिए मैंने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखा। शेफ ने कहा, बहुत अच्छी बनी है पोहा, ऐसे ही बनाते रहना। रितेश ने कहा। रितेश लंच का डिब्बा लिए ऑफिस की ओर निकल गया। रितेश अपनी गाड़ी ऑफिस में पार्क कर अपने केबिन में गया, जहां उसकी आज एक यूएसए के क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। कॉन्फ्रेंस रूम रेडी करवाओ, क्लाइंट का वेट कर ही रहा था कि दरवाज़ा नॉक हुई। कम इन, रितेश बोला। सामने से जैसे ही एक औरत अंदर आई, रितेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे इतने सालों बाद देखकर रितेश यकीन नहीं कर पाया। रितेश, तुम यहाँ? त्रिशा मिश्रा ने पूछा। मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाते हुए रितेश ने कहा, वेलकम मिस मिश्रा, गुड टू सी यू। थैंक्स, लेकिन यकीन नहीं हो रहा। त्रिशा बोली, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। तुम अब यूएस में रहती हो? रितेश ने पूछा। रहती थी, अब वापस आ गई हूँ। जो कंपनी के मालिक हैं वो चाहते हैं उनका एक एम्प्लॉय इंडिया में ही रहे।
और उनके इस प्रोजेक्ट पर काम करें, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, मुझे ये काम मिल गया। त्रिशा बोली, यानी तुम प्रोजेक्ट खत्म करने तक हो? बड़ी खुशी से रितेश ने सवाल किया। हाँ बाबू, त्रिशा बोली। जब दोनों साथ थे त्रिशा उसे बाबू ही बोलती थी। सॉरी, माय बैड मिस्टर अग्रवाल। अब क्या हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं? त्रिशा ने पूछा। हाँ श्योर, रितेश बोला और मीटिंग शुरू हो गई। मीटिंग के दौरान रितेश मन ही मन सवाल करता, क्या तुम मुझे मिस करती हो? अब वापस आई हो तो दोबारा मुझे एक मौका दोगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, डाइवोर्स भी ले लूँगा। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद आप सबका।